सचिंद्र जी, आप जाति व्यवस्था को सामाजिक उत्पादन एवं सेवा प्रणाली मानते हैं। आप इसे धार्मिक रीति रिवाज नहीं मानते हैं। इससे यह बात तर्कसंगत लगती है कि आपने जाति व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लाकर इसकी व्याख्या किया है। कार्ल मार्क्स इसे उत्पादक शक्ति और इसके आधार पर बने उत्पादन एवं सेवा संबंध के नियम को समाज विकास के इतिहास का भौतिक नियम कहते हैं। यह उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंध क्या होता है? श्रेष्ठ सुलभ जी, आपने जिस प्रकार का प्रश्न किया है यह अत्यंत ही वैज्ञानिक विचार है, वैज्ञानिक प्रश्न है और इसका वैज्ञानिक उत्तर भी होना चाहिए। बाइबिल 7 दिन में संसार की रचना कर देता है। मनुस्मृति अंडा से ब्रह्मांड की रचना कर देता है। कहाँ कहाँ से ला करके कौन कौन सी बातें और वैज्ञानिक रूप से रख दी गई है कि संसार में अंधविश्वास फैल गया है। इस अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए अनिवार्य है कि हम इसको वैज्ञानिक रूप से समझें। श्रीमद् भगवद गीता इतिहास के, समाज विकास के इतिहास के मूल नियम को निम्न रूप में रखती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और यह धरती के प्राकृतिक परिवेश पर आधारित है। ये ज्ञान, धरती का प्राकृतिक परिवेश उत्पादक शक्ति का मूल स्रोत है। आग, पानी, हवा, धरती, जल, जंगल, सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, ये सारे के सारे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं ना, वो सामाजिक उत्पादक शक्ति का विकास करती रहती है। ब्रह्मांड के भौतिक गति, रासायनिक गति, जैविक गति, सामाजिक गति से धरती का प्राकृतिक परिवेश निर्मित होता है। धरती स्वयं इन गतियों से निर्मित है। तो जैसा प्राकृतिक परिवेश रहेगा वैसा ही समाज की वैसी ही संरचना होगी। तो धरती को आप देख लीजिए, धरती को आप देख लीजिए, आँख से देखिए आज कि एक ओर हिमालय की बेटी गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चनाव, इन नदियों की निर्मल धाराओं से बना परिवेश है। दूसरी ओर चीन में जितनी आबादी है उतने ही प्राकृतिक संसाधन है जीवन यापन के। भारतीय परिवेश में जितनी मूल आबादी रही है उसकी तुलना में जीवन यापन के नित्य नवीकृत होने वाले संसाधनों की प्रचुरता रही है। इसलिए भारत को देवलोक कहा गया है। अब मरु प्रदेश है, शीत प्रदेश है, वहाँ पर जितनी आबादी है मानव जात की उतनी तुलना में वहाँ पर जीवन यापन का नित्य नवीकृत होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस दृष्टि से सामाजिक संवैधानिक निर्माण भी, संवैधानिक समाज का निर्माण भी जुगान रूप हुआ है परिवेश के आधार पर। अब उत्पादक शक्ति क्या है, आपने प्रश्न कर दिया। तो आप यदि प्रश्न कर दिया तो ये भोला बाबा, दुर्गा माँ, ये भगवान रामचंद्र जी,
अयोध्या वास करने वाले, ये कृष्ण भगवान मथुरा वास करने वाले, ये सब मैंने बना देंगे उत्पादक शक्ति, ये मशीन बना देंगे। आज जो 4G 6G आदि है, ये बड़े बड़े अंबानी का जो माने स्पेक्ट्रम वाला है, तेल का फैक्ट्री है, ये सब बना देंगे? नहीं बनाएंगे। इस युग के विकास के साथ होता है। तो इसीलिए उत्पादक शक्ति के 4 तत्व हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा उत्पादन के औजार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा पूंजी, चौथा क्रियाशील श्रम। कार्ल मार्क्स जब 1844 ईस्वी में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की पांडुलिपि लिख रहे थे, तो उसी में इन सब तत्वों को लाया है उन्होंने। हेगेल के जो भाववादी आदर्शवादी विचार थे, उसको काट करके वैज्ञानिक विचार लाए कि जैसी उत्पादक शक्ति होगी वैसा उत्पादन संबंध बनेगा। प्रोडक्टिव फोर्सेज डिटरमाइन प्रोडक्शन रिलेशन। तो पहले तो मैं इसको पढ़ा, लेकिन बाद में जब श्रीमद् भगवद गीता, मनुस्मृति, वेद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, इन सब महान ग्रंथों का अध्ययन किया, इसका विश्लेषण किया, मार्क्स के आँख से मैंने इन महान ग्रंथों को देखना शुरू किया, तब मेरी नज़र खुल गई कि अरे जो बात 1844 में मार्क्स लिख रहे हैं अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की पांडुलिपि में, वो बात तो श्रीमद् भगवद गीता में है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस दृष्टि से समय देखे ये रे। तो ये समाज विकास के इतिहास के भौतिक नियम भारत में ऋग्वैदिक संविधान में है। ऋग्वैदिक समाज का संविधान जब बन रहा है तो वहाँ पर सतयुग का संविधान है। मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व ईशावास्योपनिषद का संविधान है, और मुद्रा और बाजार के विकास के बाद द्वापर युग का मनुस्मृति संविधान है। और आज जब कलयुग आ गया है, मशीन युग, ग्लोबल प्रोडक्शन, मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम, आज कौन युग आ गया है? ग्लोबल सोशल मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम, कलयुग। तो मनुस्मृति कहती है जो दानम एकम कलौ जुगे, मशीन कमाए और समाज उसको बांट करके खाए। तो इतना बड़ा संविधान, और ये जो आप संविधान की धारा 5 देखते हैं ना, मैंने जब संविधान के निर्माण के प्रोसीडिंग को पढ़ा, 1 साल 11 महीना वाला, तो उसमें मैग्ना कार्टा का युग है, तत्व है, उसमें अमेरिकन स्वातंत्र संग्राम का तत्व है, उसमें फ्रांस की क्रांति का तत्व है, उसमें सोवियत क्रांति का तत्व है। लेकिन संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसि जानताम, ये जो भारतीय सतयुग का मूल धर्म है, कहीं नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृह कश्चित धनम। ये राष्ट्रीयकरण कर लिया है ईशावास्योपनिषद का संविधान।
माँ गृह कश्चित धनम। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का तीसरा नियम है कि एबोलिशन ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। वर्तमान समय में टाटा और बिरला के घर में जो भी संतान जन्म लेगी अरबपति होगी। ये गरीब के घर में इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लेगा पैदा तो वो गरीब रहेगा। तो ये जो पुराना इनहेरिटेंस लॉ है, उत्तराधिकार का नियम है, इसको मार्क्स ने घोषणा पत्र में एबॉलिश कर दिया है। और ईशावास्योपनिषद माँ गृह कश्चित धनम, ये सामाजिक और प्राकृतिक उत्पादक शक्ति के उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का कोई स्वामित्व नहीं है। ये तो मुद्रा और बाजार के पहले ही खत्म हो गया है यहाँ पर। और फिर मनुस्मृति जब आती है, मनुस्मृति का जब संविधान बनता है तो आप पढ़ लीजिए। मनुस्मृति मुद्रा और बाजार के विकास के बाद द्वापर युग में जातीय वर्गीय संविधान बन जाता है। नीड बेस्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज बेस्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है मुद्रा के माध्यम से, और धन संग्रह की बीमारी लग जाती है। तो आज जो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं वो वर्गीय समाज ने पैदा किया है। जब तक नीड बेस्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तेन तक तेन भुंजी था, तब तक भारत के समाज में भ्रष्टाचार नहीं है। मुद्रा और बाजार के विकास के बाद ये भ्रष्टाचार आया है, क्योंकि व्यक्ति को धन अर्जन का मोह हो गया है। क्या कहता है देखिए गीता, ध्यायते विषयांग पुंसः संगस्थे कुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्। मैंने उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंध को भारतीय समाज विकास के युग धर्मों के आधार पर देखा है। सतयुग की उत्पादक शक्ति आधारित उत्पादन संबंध अलग है, त्रेता युग की प्राकृतिक सामाजिक उत्पादक शक्ति और इसके आधार पर बना समाज अलग है, द्वापर युग की प्राकृतिक सामाजिक उत्पादक शक्ति और उसके आधार पर संरचित समाज अलग है। और अब जो मशीन आया है, संपूर्ण धरती और आकाश के साधनों को हम कहीं भी मशीन बैठा करके हम भेज सकते हैं सारे संसार को। अमेरिका में एक एस्प्रिन गोली बनाने वाली फैक्ट्री बना दीजिए और चंद्रमा पर से मिट्टी लाइए, मंगल ग्रह पर से मिट्टी लाइए, धरती पर से लाइए और उस एस्प्रिन की गोली को अमेरिका में बनेगा और सारा संसार खाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। ये युग आया है जो मशीनी उत्पादक शक्ति से, सामाजिक उत्पादक शक्ति से किस तरह से हम विश्व को रोटी और आज़ादी दे सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गारंटी कर सकते हैं संवैधानिक। ये यूएनओ को करना है और संसार में विश्व शांति होगी।